हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नंदनपुर कस्बे में आज साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। हर बुधवार के दिन नंदनपुर में एक साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें आसपास के अनेक गांवों के लोग आकर सप्ताह भर का सामान खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। बहुत दिनों से यही क्रम चला आ रहा था। भादों का महीना था। वर्षा ऋतु होने के कारण आसपास की नदी नाले, तालाब, पोखर आदि लबालब पानी से भर गए थे। नंदनपुर कस्बे से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर एक गांव कैथी स्थित है। कैथी गांव के निवासी बुधई की पत्नी लाली बुधवार आते ही सुबह से ही उसके पीछे पड़ जाती थी कि आज बुधवार का दिन है, घर में सब सामान ख़त्म हो गया है, जल्दी बाज़ार के लिए निकल जाओ, घर का सारा सामान खरीद कर ले आओ। बुधई को भी ये मालूम रहता था कि आज बुधवार है और उसको घर का सामान लेने के लिए नंदनपुर के बाज़ार में जाना है। लेकिन ये टोका टाकी भी कितनी बुरी बात होती है। बेचारे बुधई वैसे तो अपने हिसाब से बाज़ार जाते, लेकिन सुबह से ही लाली के द्वारा अरई लगाने के कारण वो लाली के अनुसार नंदनपुर बाज़ार जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। अन्यथा उनको अनावश्यक लाली से वाद विवाद करना पड़ता। इसलिए बेचारे बुधई क्या करें। हर बुधवार को नंदनपुर कस्बे में लगने वाली साप्ताहिक बाज़ार में जाकर अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीद कर ले जाते थे। उनका साथ देने के लिए कैथी गांव के निवासी और उनके पड़ोसी राम प्यारे भी उनके साथ ही नंदनपुर बाज़ार अक्सर जाया करते थे। लेकिन आज पानी बरसने के कारण अभी तक राम प्यारे भाई बाज़ार जाने के लिए दिखाई नहीं पड़े थे। इसलिए बुधई समझ गए थे कि आज मौसम ख़राब होने के कारण शायद राम प्यारे भाई उनके साथ बाज़ार के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए आज उनको अकेले ही बाज़ार के लिए जाना पड़ेगा। सच पूछिए तो आज बुधई की भी इच्छा बाज़ार जाने की नहीं हो रही थी, लेकिन वो मजबूर था। वो अपनी साइकिल से नंदनपुर कस्बे में लगने वाले बाज़ार में सामान खरीदने के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच में एकाएक तेज पछुआ हवा चलने लगी थी। पश्चिम दिशा से घनघोर काले काले बादल पानी उगलने के लिए उतावले हो रहे थे। रह रहकर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बुधई ने सोचा था कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, अन्यथा रास्ते में पानी बरसेगा और वो भीग जाएंगे। बुधई का अनुमान बिल्कुल सही निकला। थोड़ी देर में ही बादल के गरजने और बिजली के चमकने के साथ घनघोर बारिश होने लगी थी। बादलों ने ऐसा घेर रखा था कि जैसे लग रहा था कि आज दिन भर पानी बरसेगा। बुधई बेचारे चिंतित हो गए थे कि घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आगे गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। इसलिए नंदनपुर बाज़ार में जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ये उनकी मजबूरी थी। अपना कपड़ा उतार कर घर के बरामदे में बैठकर उमड़ घुमड़ कर बरस रहे बादलों का तमाशा देखकर वे उनका मज़ा ले रहे थे। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए बुधई पानी बरसना बंद हो जाने का इंतज़ार कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए थे। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन 4 घंटे के बाद बादल खुलने लगे थे। इसलिए बुधई को राहत महसूस हुई। उनको उम्मीद होने लगी थी कि शायद उनको नंदनपुर बाज़ार जाने का अवसर मिल जाएगा। 1 घंटे के बाद बादल छंट गए थे, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था, हालांकि बाहर निकलने के लायक हो गया था। इसलिए बुधई ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो शीघ्र ही अपनी साइकिल से नंदनपुर पहुंचकर अपनी आवश्यकता का सारा सामान खरीद ले जाएं। दोपहर के 3 बज गए थे। इसलिए बिना विलंब किए ही उन्होंने कपड़ा पहनकर अपनी साइकिल पर बैठकर नंदनपुर नगर की तरफ प्रस्थान कर गए। उन्होंने मन में सोचा था कि अंधेरा होने के पहले ही वे अपने गांव लौट आएंगे, क्योंकि रास्ते में सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुराना एक विशाल पाकड़ का पेड़ लगा हुआ था। इलाके के लोगों का कहना है कि इस पाकड़ के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। जब से होश संभाला था तब से बुधई उसी रास्ते से आते जाते थे। बुधई को कभी इसका एहसास तक नहीं हुआ था
लेकिन वो किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। आधे घंटे साइकिल चलाने के बाद बुधई नंदनपुर बाजार में पहुंच गए थे। पानी बरसने के कारण बाजार में भीड़ कम थी, अन्यथा सामान्य दिनों में उस बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। बुधई ने अपनी ज़रूरत का पूरा सामान खरीद लिया था। वो अपने गांव वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच में फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बेचारे बुधई बहुत बुरे फंस गए थे। उनको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ गया था। पानी निकलते निकलते अंधेरा छा गया था। रात का प्रथम पहर शुरू हो गया था। बरसात होने के कारण आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण अंधेरा और घना हो गया था। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बुधई को 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाना था, इसलिए उनको इस बात का एहसास हो गया था कि वो जब तक गांव पहुंचेंगे रात और गहरी हो जाएगी। वो जैसे ही नंदनपुर बाजार से निकलकर अपने गांव की तरफ जाने वाली रोड पर आए, उनकी साइकिल पंक्चर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज बाधाएं उनका रास्ता रोक रही हों। वो समझ गए थे कि अब उन्हें शायद पैदल ही चलकर गांव तक जाना पड़ेगा। इस बरसात के मौसम में कोई पंक्चर बनाने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। ऐसे में वे बहुत परेशानी में फंस गए थे। मजबूरन उनको अपने गांव के लिए पैदल ही जाना पड़ गया था। वे जैसे ही अपने गांव की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े थे, पीछे से आ रही एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका। वो बुधई से कहने लगी कि भैया, क्या तुम्हारी साइकिल पंक्चर हो गई है? हाँ माई, आज देर हो गई है। तो साइकिल को भी आज ही पंक्चर होना था। लगता है अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बेटा, हम भी उधर ही चल रहे हैं, इसलिए हम लोग साथ साथ ही क्यों ना चलें। पास के शेखरपुर गांव में मुझे जाना है। बाजार से कुछ सामान खरीदने आए थे, लेकिन पानी ऐसा बरसा कि बहुत देर हो गई है। मैं बहुत घबरा गई थी कि इस घने अंधेरे में सुनसान रोड पर मैं अकेले अपने गांव तक कैसे जा पाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ जो रास्ते में तुम मिल गए हो बेटा। मैं अकेली हूँ, तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो धीरे धीरे हम भी चलेंगे। बुधई ने कहा कि क्यों नहीं माई, आइए आइए, एक से भले दो। आप तो मेरी माँ के समान हैं। हम दोनों लोग आपस में बातें करते हुए चलेंगे। आपको कहाँ जाना है? बेटा, हमने बताया तो था कि मैं शेखुपुर गांव में रहती हूँ, यहाँ 2 मील है। ठीक है माई, कोई बात नहीं, मुझको और आगे जाना है। मैं आपके गांव के रास्ते तक आपको पहुंचा दूंगा। अगर आपको भय लगेगा तो मैं आपको आपके घर तक भी छोड़ सकता हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने गांव की डगर पर छोड़ देना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बेटा, तुम किस गांव के रहने वाले हो? माई ने पूछा। तो वो कहता है, मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कैथी गांव का निवासी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा गांव तो तुम्हारे गांव से पहले ही पड़ जाएगा। बुधई उस बूढ़ी माई के साथ बातें करते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगे थे। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी थी। बुधई के मन में उस पागड़ के पेड़ का भय किसी कोने में बैठा हुआ था। बुधई उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे थे कि माई, हमने सुना है कि आगे जो पागड़ का पेड़ है उस पर एक चुड़ैल रहती है जो लोगों का खून पी लेती है। बेटा, हमने भी सुना है। गांव के कुछ बुजुर्ग इस घटना के बारे में लोगों को बता रहे थे, लेकिन ऐसी कोई घटना मेरे सामने घटित हुई नहीं। मुझे याद नहीं है। लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाकर दूसरों को डराने में बहुत मज़ा आता है। ऊपर वाले का नाम लो और आगे बढ़ते चलो। इन सब बातों को मन में मत लाया करो। नहीं नहीं माई, ये तो मैंने सुना था, इसलिए आपसे पूछ लिया। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। तुमने ठीक कहा बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता है, और आगे क्या होने वाला है इसकी किसी को जानकारी नहीं होती है, इसलिए जब सामना होगा तब देखा जाएगा। बुधई और वो बूढ़ी औरत साथ साथ बातें करते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर तक वो लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ आए थे। परिस्थितियाँ विपरीत थी, लेकिन वो बूढ़ी माई रास्ते पर बुधई को हंसाती रही। चुड़ैल के नाम से बदनाम वो पागड़ का घना वृक्ष भी नज़दीक आ गया था। उस वृक्ष को लेकर पहले ही बुधई के दिमाग में चुड़ैल होने की भ्रांति बैठी हुई थी, लेकिन काली अंधेरी रात और बरसात के मौसम ने उस वृक्ष को और भी भयानक बना दिया था। जो मनोवैज्ञानिक रूप से
बुधाई के मस्तिष्क पर भय का प्रभाव डाल रहा था। बिना चुड़ैल देखे ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और शरीर के रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे गहरी ठंड पड़ रही हो। वो मन में सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ यही बूढ़ी माई रास्ते में उसको मिल गई थी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। यदि ये बूढ़ी माई न मिल गई होती तो अकेले इस भयानक पाकड़ के वृक्ष को देखकर वो बहुत डर जाता। इसके बावजूद भी वो जैसे ही पाकड़ के वृक्ष के और करीब पहुंचा, बुधई को एक अनजाना भय सताने लगा था। पाकड़ के वृक्ष के करीब पहुंचते ही उस बूढ़ी औरत ने बुधई से कहा, लो, तुम्हारा पाकड़ का पेड़ भी आ गया है। इतना कहने के बाद वो अचानक गायब हो गई थी। उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से बुधई अंदर ही अंदर बहुत भयभीत हो गया था। उसको किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था, लेकिन वो घबराहट में उस बूढ़ी माई को पुकारने लगा था, लेकिन बुधई को उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसको अब उस बूढ़ी औरत का आचरण संदिग्ध प्रतीत होने लगा था, जिससे वो भय के कारण कांपने लगा था। वो औरत पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई थी। घबराहट के कारण बुधई का कलेजा बैठा जा रहा था। पुकारने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। बेचारे बुधई के समझ में आ गया था कि इस औरत ने झूठा प्रेम दिखाकर उसको अपने जाल में फांस लिया है। लगता है ये खून पीने वाली वही चुड़ैल का दूसरा रूप है। इसी दौरान अचानक आसमान में तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने लगी थी। इसी के साथ ही एक चुड़ैल बुधई के सामने डरावनी ठहाका मारकर हंसते हुए दिखाई पड़ गई थी। उसका चेहरा बहुत ही विभत्स और भयानक था। उसके लंबे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए थी। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण अंधेरा होने के बावजूद भी वहाँ हल्का सा प्रकाश फैल गया था। वो बुधाई की तरफ आते हुए ये कहने लगी थी कि तुमने सही सुना था, इस पाकड़ के पेड़ पर मैं ही रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं इंसान के खून की प्यासी थी। आज मौसम ने भी मेरा साथ दिया था, इसीलिए उस बाजार में मैं एक अकेले इंसान को ढूंढने गई थी। तुम मुझको मिल गए थे, इसलिए अब तुम मेरा शिकार बनोगे। और इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। उस चुड़ैल का विवश चेहरा देखकर बुधई के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। काली अंधेरी रात, आसमान पर छाए हुए घने काले बादल, रह रहकर बादलों का गरजना और बिजली का चमकना पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए हुए था। भय के कारण बुधई का शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसके शरीर में कंपकपी छूट गई थी। किसी तरह वो बहुत हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते उस चुड़ैल से कहने लगा था कि माई, अभी तो तुम मुझे बेटा कह रही थी, तो क्या अपने बेटे का ही खून पी लोगी? बुधई के इतना कहने पर वो तेज ठहाका लगाकर हंसने लगी। वो बुधई से कहने लगी कि अरे मूर्ख, तुझको बेटा ना कहती तो तू मेरे साथ कैसे आता? अगर तू मेरी सच्चाई को पहले ही जान जाता तो तू मेरे साथ कैसे आता? इतना कहने के बाद वो चुड़ैल बुधई की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। बुधई के मुंह से एक गहरी चीख निकली थी, लेकिन दूर दूर तक वहाँ उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। मौसम खराब होने के कारण सड़क पर आने जाने वाले पथिक भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। बुधई चीखना चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। वो समझ गया था कि आज वो इस चुड़ैल के हाथों बेमौत मारा जाएगा। वो खूंखार चुड़ैल बुधई के समीप पहुंचकर उसके गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। उसने अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन पर चुभो दिया था। उस चुड़ैल ने जैसे ही बुधई के समीप आकर उसकी गर्दन को पकड़ा था, बुधई बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया था। बुधई दोपहर को 3 बजे ही घर से निकला था, लेकिन रात हो जाने पर भी वो घर वापस नहीं आया था। इसलिए बुधई की बीवी चिंतित हो गई थी। पता नहीं क्यों उसको किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। घबराई हुई लाली अपने 15 साल के बेटे बहू मोनू को राम प्यारे के घर भेजकर उनको बुलवाया था। राम प्यारे के आ जाने पर घबराई हुई लाली उनसे अनुरोध करने लगी थी कि भैया, वो दोपहर में ही बाजार गए थे, लेकिन अभी तक घर लौटकर ही नहीं आए हैं। मेरा मन बहुत घबरा गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। राम प्यारे जी ने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गांव के कुछ लोगों को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ जा रहा हूं। हम लोग पता लगाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि बुधई भाई अभी तक घर वापस लौटकर नहीं आए हैं। राम प्यारे ने बुधई के बाजार से कभी तक
ना लौटने की जानकारी गांव के कुछ लोगों को दी। सभी लोग बुधाई के वापस ना आने को लेकर गहरी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि रास्ते में पड़ने वाला वो पाकड़ का पेड़ बहुत खतरनाक है। वो लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे थे कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं बुधाई भाई उस चुड़ैल के शिकार तो नहीं हो गए हैं। राम प्यारे ने बुधाई को ढूंढने के लिए गांव वालों का सहयोग मांगा था। राम प्यारे के अनुरोध पर वहां उपस्थित हुई नौजवान बुदाई भाई को ढूंढने के लिए तैयार हो गए थे। उन लोगों ने अपनी साइकिल, टॉर्च और लाठी डंडा लेकर बुदाई को खोजने निकल पड़े थे। वो लोग इस तैयारी से गए थे कि शायद उनका मुकाबला पाकड़ के पेड़ पर रहने वाले चुड़ैल से हो जाए। सामूहिक रूप से एकजुट होने पर भय का प्रभाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए सभी नवयुवक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव से नंदनपुर बाजार की ओर प्रस्थान कर गए थे। गांव से निकलते ही वो लोग सड़क के दोनों तरफ टॉर्च की रोशनी जला जलाकर देख रहे थे कि बुधई कहीं सड़क के किनारे किसी विपत्ति में फंसकर गिर पड़े हुए न हों। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वो लोग उस भयानक पाकड़ के पेड़ के नज़दीक पहुंच गए थे। थोड़ी दूर पहले से ही उन लोगों ने अपने टॉर्च की रोशनी उस पेड़ के नीचे दिखानी शुरू कर दी थी। वो लोग काफ़ी पीछे थे, इसलिए टॉर्च की रोशनी में स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इतना दिखाई पड़ रहा था कि कोई आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर जैसे कोई चढ़कर बैठा हुआ हो। ये देखते ही सभी नवयुवक भयभीत हो गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। भय का आभास होने के कारण उनके शरीर में सनसनी फैल गई थी। उन लोगों को विश्वास हो गया था कि वो पाकड़ के पेड़ पर रहने वाले चुड़ैल है। आज उन लोगों का भी सामना उस चुड़ैल से हो जाएगा। सभी नवयुवकों ने हिम्मत नहीं हारी थी और उससे लड़ने का मन बना लिया था। सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया था और अपनी लाठी और डंडे के साथ आक्रमण की मुद्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। नज़दीक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जो साया बुधई के ऊपर बैठी हुई थी वो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। बुधई बेचारे ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए थे। लोगों ने सीने पर हाथ रखा तो उनके दिल की धड़कन का आभास हो रहा था। उन लोगों ने बिना समय गंवाए बुधई को लेकर नंदनपुर बाजार की तरफ भागे। नंदनपुर बाजार के प्राथमिक चिकित्सालय की इमरजेंसी में बुधई को भर्ती कराया गया था। बुधई की किस्मत अच्छी थी कि उस समय वहाँ डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही बुधई को देखा वो चौंक गए थे। वो कहने लगे थे कि ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर से सारा खून ही निकल गया है, इनको तत्काल खून चढ़ाना पड़ेगा। गांव के सभी नवयुवक खून देने के लिए तैयार हो गए थे। जिसका खून मैच किया था उसका खून बुधई को चढ़ा दिया जाने वाला था। बुधई के गले पर दांत गड़े होने के 2 निशान को देखकर डॉक्टर भी चौंक गए थे। जब लोगों ने उनको बताया कि ये पाकड़ पर रहने वाले चुड़ैल की करतूत है। बुधई भाई किस्मत के धनी थे कि हम लोग समय रहते वहाँ पहुँच गए थे। अगर थोड़ा और विलम्ब हो गया होता तो बुधई भाई के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता और उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर साहब कहने लगे कि भूत प्रेत चुड़ैल की बात को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन इनके गर्दन पर दांत के 2 निशान ये बता रहे हैं कि हो सकता है किसी हिंसक पशु ने इनकी नसों में दांत गड़ाकर इनका खून चूसने का प्रयास किया था। बुधई के शरीर में खून चढ़ाया जाने वाला था। रात के 12 बज गए थे। बुधई के शरीर में खून चढ़ जाने के बाद तथा डॉक्टर के द्वारा आवश्यक उपचार किए जाने के बाद बुधई को होश आ गया था। तब उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को विस्तार से सभी को बताया था। डॉक्टर साहब भी इस घटना को सुनकर दंग रह गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।